कहानी कदमताल। लेखक विजय जोशी। बादलों की ओर से निकलता चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। रंजना ने ऊपर आए चंद्रमा पर निगाहें टिका दी। चांदी की तरह चमकते हुए चंद्रमा पर कुछ धब्बे उसे खटकने लगे। उसने चंद्रमा को देखते हुए खिड़की पर लटके पर्दे को साइड में किया और थोड़ा आगे की ओर झुककर दोनों कोहनियां खिड़की की सपाट जगह पर टिका दी। इसके बाद दोनों हथेलियों को ठोड़ी पर रखकर रात के आंचल में टिमटिमाते तारों को निहारने लगी। टिमटिमाते तारे, चंद्रमा के धब्बे और बिखरी तेज रोशनी रंजना के मन को त्रिकोणात्मक रूप से झकझोर रहे थे। एक तरफ स्वयं के परिवार को निभाने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ लोकेश के लिए कुछ करना और तीसरी पत्नी धर्म का पालन। अचानक से उसे अपनी दोनों कोहनियों में चुभन महसूस होने लगी। उसने धीरे धीरे ठोड़ी से हथेलियां हटाई और कोहनी को सहलाते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गई और आसमान को ताकने लगी। कॉलबेल की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। राहुल ने कमरे में प्रवेश किया था। उसने आते ही रंजना के कंधों पर हथेलियां टिकाई और आसमान की ओर ताकती रंजना के साथ वह भी उधर देखने लगा। हवा बादलों के साथ मिलकर चंद्रमा से अटखेलियां कर रही थी। देखो रंजना, चांद कैसे बादलों के आगोश में समा रहा है। हवा उनका साथ दे रही है। वाह, क्या जुगलबंदी हो रही है। कहते हुए राहुल थोड़ा रोमांटिक हो गया था। रंजना ने हाँ में गर्दन हिलाई और राहुल की शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, हाँ वो तो है, परंतु बादलों का दुस्साहस तो देखो, कैसे चांद की चांदनी को पीने का प्रयास कर रहे हैं और ये निगोड़ी हवा भी उनका साथ दे रही है। ये दोनों मिलकर चंद्रमा के कर्म के मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। राहुल ने रंजना की ओर देखा और बोला, तुम्हारी बात में दम है, परंतु ये बादल भी घटेंगे। कर्म के मार्ग में बाधक हवा भी कम होगी। कर्म करते हुए रुकावटें तो आती है, परंतु अधिक देर नहीं। वो देखो, हवा ने ही बादलों के झुंड को ढकेल कर चंद्रमा से दूर कर दिया है। यह देखकर रंजना ने मुस्कुराकर राहुल को ताका और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वे डाइनिंग हॉल की तरफ आ गए थे। खाना खाते हुए राहुल ने सहज रूप से पूछा, क्या रहा तुम्हारे लाडले भाई जी का? कुछ सोचा है या यूं ही जिंदगी बितानी है? अचानक राहुल को गंभीर होते हुए देख रंजना के ललाट पर चिंता की सलवटें उभर आई थी। एक बारगी तो उसने कुछ नहीं कहा और चम्मच से दाल पीते हुए तिरछी निगाहों से राहुल को देखा भर था। क्या बात है रंजना, मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया? रंजना को चुप रहते देख रोटी का कोर चबाते हुए राहुल ने कहा। पानी का घूंट उतारने के पश्चात रंजना ने कहा, मैं उसे समझाकर आई हूं कि इस बार तो जैसे तैसे बात संभल गई है। आगे कुछ भी हो सकता है। सोच समझकर काम करना है, तभी सुकून मिलेगा। वह क्या सोचेगा? अगर वह स्थिति में होता तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और लोग भी तो चला रहे हैं साइबर कैफे। क्या सभी अनैतिक काम कर रहे हैं क्या? कहते हुए राहुल ने पापड़ का टुकड़ा उठाया और खाने लगा। कैसी बात करते हैं आप? समझदार है वह। उसने मुझे खुद कहा है कि अब वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। फिर मैं उसे घर जाकर संभालती रहूंगी। मिठाई का एक पीस उठाते हुए रंजना ने कहा, बस रहने दो तुम्हारी समझाइश और यह बार बार घर जाने की रट। अब तुम केवल बड़ी बहन और बेटी ही नहीं हो, पत्नी और इस घर की बहू भी हो। तुम्हारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें स्वयं को और इस परिवार को भी तो संभालना है।
कहते हुए राहुल का स्वर कठोर हो गया था। सुनकर रंजना तुनक कर बोली, कैसी बात करने लग गए हैं आप? आपका कहने का मतलब है कि अब मेरी सारी जिम्मेदारियां केवल इसी घर के लिए रह गई हैं। जहां मैं पैदा हुई, बड़ी हुई, इस घर में आने लायक हुई, वहां मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना सुनकर राहुल ने अंजना को अपलक देखा और बोला, तो तुम्हारा आशय है कि अभी भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी वहीं की है। तुम पत्नी धर्म के पालन की सोच भी नहीं रही हो। 3 महीनों में 30 दिन भी तुम घर में नहीं रही हो। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? लोकेश कोई बच्चा नहीं है जो हर बार संभालना पड़े। वह इतना समझदार युवक है कि अपने साइबर कैफे में अश्लील सीडी रखने और वेबसाइट खोल कर दिखाने के लिए पकड़ा गया है। सुनकर रंजना के तेवर तीखे हो गए थे। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पीछे सरकाकर उठते हुए चिल्लाते हुए वह बोली, बार बार आप मुझे उस घटना का ताना क्यों देने लगते हो? उससे भूल हो गई है, सुधार लेगा। हम बड़ों का यही दायित्व है कि हम समझाएं और अच्छा करने की प्रेरणा दे, ना कि लकीर पीटते रहें। लकीर तो तुम पीट रही हो। बार बार समझाने से क्या होगा? क्या जिंदगी भर लोकेश को ही समझाती रहोगी? भला ये कौन सा दायित्व निभा रही हो तुम? मेरे और इस घर के तथा भविष्य में अपने परिवार के प्रति दायित्वों को कब तक अपनी झोली में डालकर सहलाओगी तुम? बताओ। कहते हुए राहुल कुर्सी को जोर से सरकाकर वॉश बेसिन तक आ गया था। रंजना टॉवल से हाथ पोंछते हुए बोली, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मम्मी की वह सुनता नहीं है। पापा के मरने के बाद वह मनमानी करने लगा है। मम्मी तो जैसे घुट घुट के जी रही हैं। ऐसे में वहां जाकर यदि मैं संभाल आती हूँ तो आपको क्यों अखरती है? इसमें अखरने की क्या बात है? तुम्हारे भैया जी ये काम आज से नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे पापा जीवित थे तब भी कर रहे थे, किंतु पकड़े अब गए हैं। 100 दिन का चोर एक दिन अवश्य पकड़ में आता है। कहते हुए राहुल ने टॉवल रंजना के हाथ से छीना और हाथ पोंछने लगा। आता होगा चोर। आप तो मेरा दिमाग खराब मत करो, बल्कि चोर को सुधारने में मेरी मदद करो। आप हमेशा नकारात्मक रहते हो। परिस्थिति को समझकर तालमेल बिठाने का प्रयास नहीं करते। कहते हुए रंजना पैर पटकते हुए डाइनिंग टेबल तक आ गई थी। राहुल कुछ देर चुप रहकर सोफे तक पहुंचा और दचकते हुए पैर पसार कर बोला, हाँ भाई, सारे जमाने की सकारात्मकता तो तुम्हारे भीतर समा गई है। अब कुछ बचती तो मेरी सोच में घुल मिल गई होती। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे सकारात्मक हो सकता हूँ। इसका ठेका तो तुमने ले रखा है। राहुल के कटाक्ष को अनुभूत करते हुए रंजना ने तपाक से कहा, कभी तो सीरियस रहा करो राहुल। आप हमेशा किसी भी बात को लाइटली लेते हो। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका संभल चाहिए, ना कि तर्क वितर्क। कैसी बात करती हो रंजना? मैं तुमसे तर्क कर रहा हूँ? जरा सोचो, यदि मैं सीरियस ना होता तो तुम्हें कई कई दिन तक यूं घर न जाने देता। तुम्हारे भाई लोकेश की जमानत नहीं करवाता। गुस्से में राहुल ने कहा। सुनकर रंजना बेडरूम की ओर बढ़ते हुए बोली, तो क्या एहसान जता रहे हो मुझ पर? ये आपका फर्ज था, आपने किया। सभी करते हैं, लेकिन बार बार एहसान जताते हुए जलील नहीं करते। रंजना की बात सुनकर राहुल आग बबूला हो गया था। वह भी बेडरूम की ओर बढ़ गया तथा खिड़की के पास खड़ी रंजना के नजदीक जाकर बोला, एहसान की बात नहीं है। तुमने मेरा फर्ज तो बता दिया, जता भी दिया और गिना भी दिया। अब तुम जरा अपने फर्ज के बारे में विचार करो। रही जलील करने की बात, तो जो सत्य है वह तो उसी प्रकार कहा जाएगा। अब तुम्हारी समझदारी कहाँ गई? और वह तुम्हारा जुमला कि बी प्रैक्टिकल राहुल, क्या तुम्हारी प्रैक्टिकल अप्रोच यही है? क्या ऐसी ही हमारी लाइफ चलेगी?
बड़ा अफसोस होता है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर। क्या यही संस्कार है तुम्हारे? राहुल की गुस्से से भरी बातों में छिपे संदेश की भनक पाकर रंजना एकाएक गंभीर हो गई थी। रंजना को गंभीर देखकर राहुल छत की ओर बढ़ गया था। रंजना ने राहुल की पच्चाप को सुना और मुड़कर पलंग की ओर बढ़कर तकिए का सहारा लेकर बैठ गई थी। वह अजीब सी स्थिति में आ गई थी। द्वंद से घिरी रंजना सोच रही थी, अगर अपने घर चली जाती है तो वर्तमान में अपने घर और पत्नी धर्म के साथ मातृत्व के सुख की पच्चाप से दूर होती चली जाती है, और ना जाए तो माँ से छिटक जाती है। वह करे तो क्या करे? इसी उंझेड़ बुन में रंजना खिड़की की तरफ आ गई। उसने देखा चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ आकाश में विराजमान था। वह धरती और आकाश दोनों को अपनी किरणों से प्रकाशित किए था। बादल की कोई आहट चंद्रमा और उसकी प्रेसी चांदनी के बीच नहीं आ रही थी। हवा, बादल, चंद्रमा और चांदनी सभी अपनी अपनी मंजिल की राहों के यात्री होकर अपना कर्म कर रहे थे। रंजना ने एकाएक चंद्रमा को निहारा और अपने पत्नी धर्म को एहसासते हुए राहुल के वैचारिक कदमों के साथ कदमताल करने हेतु छत की ओर बढ़ गई।